गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए क्या वाकई में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपना फैसला बदलेंगी? क्या वह पलटी मारती हुई नजर आएंगी अपने ही फैसले से? क्या वाकई में कांग्रेस की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं गठबंधन में कैसे भी करके बीएसपी को लाया जाए, वो कोशिशें अब कामयाब होती हुई नजर आएंगी या नहीं? इसकी कई बड़ी वजह बनती हुई अब नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो जल्द से जल्द हो सकता है, आचार संहिता लगती हुई नजर आ सकती है और ऐसे में अब दावे किए जा रहे हैं कि कुछ दिनों बाद ही मायावती अपना फैसला पलट सकती हैं। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर भी विराम लगा दिया है, साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव वह अकेले ही लड़ती हुई देखी जाएंगी। अब भी मायावती उसी सुर में अपनी बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, जो रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं और सर्वे के मुताबिक सामने आया है कि बीजेपी अब 72 से 78 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से। वहीं कांग्रेस के खेमे में यहां पर देखा जाए तो कुछ ही सीटें आती हुई नजर आएंगी और समाजवादी पार्टी को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, ये दावे किए जा रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि शायद एक सीट बसपा को मिल सकती है। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। लेकिन 2019 पर अगर रुख कर लिया जाए, जब सपा और बसपा का गठबंधन रहा, 10 सीटें हासिल की थी, जीत हासिल की थी बसपा ने और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी नजर आई थी। वहीं ऐसे में देखा जाए यहाँ पर 64 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अब मायावती की मजबूरी बनती हुई नजर आ सकती है? क्या वाकई में वह राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती हुई देखी जा सकती है? सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह इस राजनीतिक मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगी। जिस तरह से प्रज्ञा अब जो सर्वे सामने आ रहे हैं, इन सर्वे में देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। इस पार्टी का दावे किए जा रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिल सकती, या फिर मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी 72 से 78 पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, तो वहीं सपा और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत हासिल करती हुई देखी जा सकती है। तो ऐसे में क्या
वाकई में अब मायावती की मजबूरी बन सकती है कांग्रेस के साथ जाने की, समाजवादी पार्टी के साथ जाने की? बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार बीएसपी कमजोर होती हुई नजर आ रही है और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही ये हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रांशी, अगर आप देखेंगी विधानसभा चुनाव के नतीजे भी नहीं आते हैं और राजस्थान में बीएसपी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ देते हैं। वजह बताई जाती है कि पार्टी में कोई नेता ऐसा है ही नहीं जो पार्टी की जिम्मेदारी ले, जो कार्यकर्ताओं को आदेश दे, रणनीति बनाए, उनके साथ बैठक करे, उन्हें बताए कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आप इस चीज से समझ सकती हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर बीएसपी ने इतना बुरा प्रदर्शन किया है जमीनी स्तर पर, तो लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या हाल होगा। और दूसरी चीज ये, मुझे ऐसा लगता है कि मायावती अभी भी अपने उस पुराने दौर में जी रही हैं जब वे उत्तर प्रदेश की सियासत पर राज करती थी। लेकिन उन्हें इस चीज को समझने की जरूरत है कि तब से लेकर अब तक काफी चीजें बदली हैं, लोगों का कहीं ना कहीं सोचने का तरीका बदला है। वो समय शायद अब नहीं रहा कि दलित समुदाय के तौर पर यहाँ पर वोट दिया जाएगा या फिर जाति के आधार पर वोट दिया जाएगा। अब तो बीजेपी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने आखिरकार क्या काम किया है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जो वोट है वो सोच समझकर यहाँ पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर प्रज्ञा ये भी बनते हैं कि मायावती ने जिस तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है, क्या आकाश आनंद इस कमान को संभाल पाएंगे? मायावती के नक्शे कदमों पर चलकर वह कमान संभालेंगे, या फिर यहाँ पर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद जो है वो पूरी तरीके से बाजी मारते हुए देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आकाश आनंद की बात करें तो आप ये देखिए कि आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी आखिरकार किस आधार पर बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्हें राजनीति में कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा है और ना ही वो कोई ऐसा चुनाव जीते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भतीजे हैं इसलिए पार्टी की कमान सौंप दी। और इस बात को चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि मायावती को जब काशीराम जी ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो उनका कोई रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन फिर भी बनाया क्योंकि मायावती ने इतना बेहतर काम किया था। लेकिन अगर आकाश आनंद को आप देखेंगी तो जो कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद से जुड़े हुए नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में अगर लगातार बीएसपी कमजोर हो रही है तो उसकी एक वजह यह भी है कि मायावती ने अपने भतीजे को जिम्मेदारी तो दे दी है लेकिन वो जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद बखूबी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। आप देखेंगी कोई भी मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं किसी दूसरे राज्य में भी होता है, वो सीधे वहां पहुंच जाते हैं और बार बार वो एक जो शब्द है दलितों पर अत्याचार, इसको बार बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो, और होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर वो तमाम सवाल बन रहे हैं, मायावती को लेकर बन रहे हैं, ऐसे में अब यही देखना होगा कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे आगे हैं। पीएम पद की दावेदारी के लिए देखा जाए तो उन्हें आगे करने की रणनीति बनती हुई नजर आई इस गठबंधन में। लेकिन बाद में ऑफर तो ये तक आए मायावती के लिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर उन्हें आगे किया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि मायावती अपने फैसले से पलटती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 News।